रात के खुले आसमान में जब आप दूर तक फैले तारों को देखते हैं तो वे बस छोटे छोटे चमकते बिंदु लगते हैं, लेकिन असल में नहीं, तारों के अंदर सोने की उत्पत्ति हुई थी। इंसान हजारों साल से सोने को धरती की देन समझता आया है। लोग मानते हैं कि यह पहाड़ों, नदियों या खानों में पैदा होता है, लेकिन विज्ञान ने यह साफ कर दिया है कि सोना धरती पर बना ही नहीं था। यह धातु धरती के जन्म से भी पहले बन चुकी थी। दूसरे शब्दों में कहें तो आपके हाथों में पकड़ा सोना इस ग्रह से भी ज्यादा पुराना है। इसकी असली यात्रा धरती से नहीं बल्कि अंतरिक्ष की गहराइयों से शुरू होती है। ब्रह्मांड की शुरुआत में हालात बिल्कुल अलग थे। उस समय ना पहाड़ थे, ना ग्रह, ना धातुएं। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ हल्की गैसें थीं, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम। इन्हीं गैसों के विशाल बादल धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के कारण एक जगह इकट्ठा होने लगे। जब उनका दबाव बढ़ा तो उनके केंद्र में तापमान बहुत ज्यादा हो गया और पहले तारे पैदा हुए। यही तारे असल में ब्रह्मांड की पहली फैक्ट्रियां थे जहां नए तत्व बनने शुरू हुए। तारों के भीतर लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इस प्रक्रिया में छोटे परमाणु आपस में जुड़कर बड़े परमाणु बनाते हैं। हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाता है, फिर हीलियम से कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और आगे चलकर लोहा बनता है। लाखों करोड़ों साल तक यही चलता रहता है। हर तारा अपने जीवन काल में ऊर्जा बनाते हुए हल्के तत्वों को भारी तत्वों में बदलता रहता है। वैज्ञानिकों ने समझाया है कि यह प्रक्रिया लोहे तक तो ठीक से काम करती है, लेकिन जैसे ही लोहे से भारी तत्व बनाने की बारी आती है, तारे के पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं बचती। यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है। अगर सामान्य तारे सोना नहीं बना सकते तो फिर सोना आया कहां से? इसका जवाब तारों की मृत्यु में छिपा है। जब कोई बहुत बड़ा तारा अपना सारा ईंधन खत्म कर देता है, तब उसके अंदर ऊर्जा बनना रुक जाती है। गुरुत्वाकर्षण उसे तेजी से अंदर की ओर दबाता है और कुछ ही पलों में उसका केंद्र ढह जाता है। इसके बाद एक भयंकर विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ समय के लिए वह पूरे आकाशगंगा से ज्यादा चमक सकता है। हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसे मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। इसी आकाशगंगा में करोड़ों सालों से अनगिनत सुपरनोवा होते रहे हैं। जब ऐसा विस्फोट होता है तो तापमान और दबाव इतने अधिक हो जाते हैं कि परमाणुओं की संरचना टूट जाती है और वे बहुत तेजी से एक दूसरे से टकराने लगते हैं। इसी तेज प्रक्रिया के दौरान लोहे से भी भारी तत्व बनते हैं। सोना, प्लैटिनम और यूरेनियम जैसी धातु इन्हीं कुछ सेकंड के भीतर पैदा होती हैं। इसका मतलब है कि सोने का जन्म किसी शांत जगह पर नहीं बल्कि एक तारे की हिंसक मौत के बीच हुआ था। सुपरनोवा विस्फोटों में कुछ भारी तत्व बनते हैं, लेकिन रिसर्च में पता चला है कि सोने की सबसे बड़ी मात्रा न्यूट्रॉन तारों की टक्कर के दौरान बनती है, जहां तापमान और दबाव बहुत अधिक होता है और भारी तत्व बड़ी मात्रा में तैयार होते हैं। कई सालों तक यह सवाल बना रहा कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में सोना कैसे बना। इस रहस्य को समझने के लिए अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने दूरबीनों और उपग्रहों की मदद से गहरे अंतरिक्ष का अध्ययन शुरू किया। इसी खोज के दौरान नासा और दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियों ने बहुत शक्तिशाली दूरबीनों से अजीब तरह के विस्फोट दर्ज किए। ये सुपरनोवा से अलग थे और उनसे भी ज्यादा ऊर्जा छोड़ रहे थे। बाद में पता चला कि ये विस्फोट दो न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से होते हैं। न्यूट्रॉन तारे बेहद छोटे लेकिन बहुत भारी होते हैं। जब दो ऐसे तारे अरबों साल तक एक दूसरे के चक्कर लगाते लगाते आखिरकार टकराते हैं तो टक्कर के क्षण में इतनी जबरदस्त ऊर्जा निकलती है कि भारी से भारी तत्व बड़ी मात्रा में बन सकते हैं। कैलकुलेशन से पता चला है कि ऐसी एक टक्कर में जितना सोना बनता है वह पूरी धरती पर मौजूद सोने से भी कई गुना ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड का ज्यादातर सोना इन्हीं टक्करों से पैदा हुआ। यानी सोना दरअसल तारों के शांत जीवन का नहीं बल्कि उनकी सबसे हिंसक और दुर्लभ घटनाओं का परिणाम है। ऐसे शक्तिशाली विस्फोटों के बाद सोने के सूक्ष्म परमाणु अंतरिक्ष में धूल की तरह फैल जाते हैं और बहुत लंबे समय तक अंधेरे अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं। वे गैस और धूल के विशाल बादलों के साथ बहते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं। समय के साथ यही कण आपस में मिलते जाते हैं और धीरे धीरे नए ग्रहों और तारों के निर्माण का हिस्सा बनते हैं। इन्हीं बिखरे हुए कणों से आगे चलकर हमारा सौरमंडल बना और गैस, धूल, लोहा, सिलिकॉन तथा सोने जैसे भारी तत्व मिलकर पृथ्वी का निर्माण करने लगे। यह वह समय था जब हमारा सौरमंडल बनना शुरू हो रहा था। गैस और धूल का एक विशाल बादल गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगा। बीच में एक नया तारा जल उठा जिसे आज हम सूर्य कहते हैं और उसके चारों ओर घूमती धूल और पत्थर की अनगिनत परतें आपस में टकराकर छोटे छोटे पिंड बनाने लगी। यही पिंड आगे चलकर गिरोहों में बदल गए। इन्हीं टक्करों और जुड़ाव की प्रक्रिया के बीच सोने के वे कण भी इस नए बनते तंत्र का हिस्सा बन गए। जब हमारा ग्रह अर्थ आकार ले रहा था तब वह आज जैसा शांत और ठंडा नहीं था। उसकी सतह पिघली हुई चट्टानों का समुद्र थी। हर तरफ लावा था, आग थी और लगातार उल्कापिंडों की बारिश हो रही थी।
तापमान इतना ज्यादा था कि कोई भी ठोस चीज तुरंत पिघल जाती। इस पिघली हुई अवस्था में सभी धातुएं आपस में घुली हुई थीं। सोना भी उसी मिश्रण का हिस्सा था। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण भौतिक नियम काम करता है। भारी धातुएं हल्की धातुओं की तुलना में नीचे की ओर डूबती हैं। सोना बहुत घना होता है। जब पूरा ग्रह पिघला हुआ था तब गुरुत्वाकर्षण ने उसे धीरे धीरे नीचे की ओर खींच लिया। वह लावा के महासागर से गुजरता हुआ गहराई में जाता रहा। वैज्ञानिकों के अनुसार उस समय मौजूद ज्यादातर सोना धरती की सतह पर नहीं रुका, बल्कि पिघली हुई अवस्था में नीचे डूबकर कोर के पास जमा हो गया। इसका मतलब यह है कि धरती के अंदर आज भी सोने का बहुत बड़ा भंडार छिपा है, लेकिन वह इतनी गहराई में है कि इंसान कभी वहां तक नहीं पहुंच सकता। यदि पृथ्वी बनने के समय अधिकतर सोना भारी होने के कारण गहराई में चला गया था, तो आज यह सतह पर कैसे मिलता है? इसका कारण धरती की लगातार चलने वाली भूगर्भीय गतिविधियां हैं। पृथ्वी कभी स्थिर नहीं रही, उसके अंदर हमेशा हलचल होती रहती है। टेक्टोनिक प्लेटें खिसकती हैं, पहाड़ ऊपर उठते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं और भीतर मौजूद पिघला हुआ पदार्थ ऊपर की ओर बढ़ता है। जब यह गर्म मैग्मा ऊपर आता है तो अपने साथ कई खनिज और धातुएं भी लेकर आता है। इसी दौरान गर्म पानी और गैसें चट्टानों की दरारों में प्रवेश करती हैं और अपने साथ घुली हुई धातुओं को भी ले जाती हैं। जैसे जैसे यह द्रव ठंडा होता है, धातुएं उन दरारों में जमने लगती हैं और पतली परतों या नसों के रूप में इकट्ठा हो जाती हैं। इन्हीं नसों में सोना जमा होता है, जिन्हें क्वार्ट्ज वेन्स कहा जाता है, और दुनिया की अधिकतर सोने की खदानें इन्हीं स्थानों से सोना निकालती हैं। कुछ जगहों पर पहाड़ों का कटाव और बारिश भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब चट्टानें टूटती हैं तो उसमें फंसा सोना बाहर निकलकर नदियों में आ जाता है। क्योंकि सोना भारी होता है, वह पानी के साथ दूर तक नहीं बहता, बल्कि नदी के तल में जमा हो जाता है। छोटे कण आपस में जुड़कर बड़े टुकड़ों में बदल जाते हैं। यही कारण है कि प्राचीन समय में लोग नदियों के किनारे रेत छानकर सोना खोजते थे। यह तरीका आसान था और इसके लिए बड़ी मशीनों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। धीरे धीरे धरती की सतह ठंडी हुई, महासागर बने, महाद्वीप बने और वातावरण स्थिर हुआ। अब यह ग्रह जीवन के लिए तैयार था। लेकिन उन सब के बीच सोना चुपचाप चट्टानों और नदियों में छिपा पड़ा था। उसे किसी ने अभी तक खोजा नहीं था। करोड़ों साल तक वह बस प्रकृति का एक हिस्सा बना रहा। ना उसे किसी ने कीमती माना, ना उसकी कोई अलग पहचान थी। फिर समय बदला, पृथ्वी पर जीवन विकसित हुआ और बहुत लंबे विकास क्रम के बाद इंसान अस्तित्व में आया। शुरू में इंसान पत्थरों और लकड़ी से औजार बनाता था। वह शिकार करता था, आग जलाता था और नदियों के किनारे रहता था। एक दिन जब किसी ने नदी की रेत में चमकती हुई पीली धातु देखी होगी तो उसे जरूर हैरानी हुई होगी। वह धातु बाकी पत्थरों से अलग थी। वह न जंग खाती थी, न काली पड़ती थी और धूप में चमकती थी। यहीं से इंसान और सोने का पहला सामना हुआ। यह कोई योजना बनाकर की गई खोज नहीं थी। यह बस प्रकृति के बीच अचानक मिला एक चमकता संकेत था। लोगों ने उसे उठाया, हाथ में घुमाया और देखा कि वह आसानी से टूटता भी नहीं है। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि यह साधारण पत्थर नहीं है, यह कुछ खास है। और जैसे जैसे इंसान की समझ बढ़ी, वैसे वैसे इस धातु की अहमियत भी बढ़ने लगी। प्राचीन समय में लोगों को यह जानकारी नहीं थी कि यह धातु अंतरिक्ष में बनी है। वे केवल इसकी चमक और मजबूती को देखते थे। उन्होंने इसे इकट्ठा करना सीखा, आग में पिघलाना सीखा और उससे गहने तथा सिक्के बनाना शुरू किया। धीरे धीरे सोना लेन देन और व्यापार का भरोसेमंद माध्यम बन गया और कई सभ्यताओं की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान लेने लगा। नदियों की रेत में मिलने वाली यह चमकती धातु धीरे धीरे मनुष्य के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गई। यह आसानी से पिघल जाती थी, इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता था और इस पर जंग या सड़न का असर नहीं पड़ता था। इसलिए यह हजारों साल तक बिना बदले वैसी ही रहती थी। इन्हीं गुणों के कारण सोना दूसरी धातुओं से अलग और अधिक मूल्यवान माना जाने लगा। जैसे जैसे समाज बड़े होते गए, लोगों ने चीजों का आदान प्रदान शुरू किया। अनाज, पशु और कपड़े के बदले दूसरी वस्तुएं ली जाती थीं। लेकिन इन सब की एक समस्या थी, ये चीजें खराब हो जाती थीं या उनका वजन ज्यादा होता था। सोना छोटा था, टिकाऊ था और दुर्लभ था, इसलिए धीरे धीरे उसे धन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। प्राचीन सभ्यताओं ने इसे जमा करना शुरू किया। मंदिरों, महलों और खजानों में सोना सुरक्षित रखा जाने लगा। इतिहास के शुरुआती बड़े उदाहरणों में एंशिएंट इजिप्ट का नाम आता है। वहां सोने को देवताओं की धातु माना जाता था। राजाओं और फराओं के मकबरों में सोने के मुखौटे, आभूषण और मूर्तियां रखी जाती थीं। यह सिर्फ सजावट नहीं थी, बल्कि शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। जितना ज्यादा सोना, उतनी ज्यादा ताकत। इसी तरह अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में भी सोने का महत्व बढ़ता गया। दूसरी ओर इंडिया में सोना धार्मिक और सामाजिक जीवन से जुड़ गया। त्योहारों, विवाह और पूजा में सोना जरूरी माना जाने लगा। परिवार पीढ़ियों तक सोना संभाल कर रखते थे। यह संपत्ति का सुरक्षित रूप था जिसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता था। यहाँ सोना सिर्फ धन नहीं था, बल्कि भरोसे का प्रतीक था।
इसी कारण भारत आज भी दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ताओं में गिना जाता है। यूरोप में भी सोने ने व्यापार की दिशा बदल दी। रोम के रोमन साम्राज्य ने सोने के सिक्के बनाए। इन सिक्कों ने लेन देन को आसान बना दिया। सैनिकों की तनख्वाह, व्यापार और कर वसूली सब सोने से होने लगे। अब सोना सीधे शासन और अर्थव्यवस्था से जुड़ चुका था। जिस साम्राज्य के पास ज्यादा सोना होता वह ज्यादा शक्तिशाली माना जाता। लेकिन जहाँ मूल्य होता है वहाँ लालच भी पैदा होता है। जैसे जैसे लोगों को पता चला कि सोना पहाड़ों और नदियों में मिलता है, वैसे वैसे उसकी खोज तेज हो गई। खदानें खोदी जाने लगी। लोग दूर दूर तक यात्राएं करने लगे। कई जगहों पर सोने की खोज ने बड़ी आबादी को अचानक एक जगह इकट्ठा कर दिया। जंगल साफ किए गए, पहाड़ काटे गए और जमीन के अंदर गहरी सुरंगें बनाई गईं। यह काम आसान नहीं था। दुर्घटनाएं होती थीं, लोग जान गंवाते थे, लेकिन सोने की चमक सबको खींचती रही। समय के साथ विज्ञान और तकनीक आगे बढ़ी। अब सोना सिर्फ गहनों या सिक्कों तक सीमित नहीं रहा। वैज्ञानिकों ने पाया कि सोना बिजली का अच्छा चालक है और यह जंग नहीं खाता। इसलिए इसे मशीनों और उपकरणों में इस्तेमाल किया जाने लगा। छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, कंप्यूटर के हिस्से और संचार उपकरणों में पतली परत के रूप में सोना लगाया जाने लगा। आधुनिक दुनिया में जो तकनीक हम रोज इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी थोड़ी मात्रा में सोना मौजूद होता है। आज अंतरिक्ष यानों और उपग्रहों में भी सोने की पतली परतें लगाई जाती हैं, ताकि वे तापमान और विकिरण दोनों से सुरक्षित रह सकें। इस तरह जिस धातु का जन्म तारों के विस्फोट में हुआ था, वही धातु अब इंसान द्वारा बनाए गए यानों के साथ फिर से अंतरिक्ष में जा रही है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि सोना सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि उपयोगिता के कारण भी महत्वपूर्ण है। फिर भी चाहे वह प्राचीन मंदिर हो, राजा का खजाना हो या आधुनिक प्रयोगशाला, सोने की असली कहानी वही रहती है। यह धरती की सामान्य मिट्टी से नहीं बना। इसका जन्म उन भयंकर घटनाओं में हुआ था जहां तारे फटते हैं और न्यूट्रॉन तारे टकराते हैं। अरबों साल तक यह अंतरिक्ष में भटकता रहा, फिर गैस और धूल के साथ मिलकर नए ग्रहों का हिस्सा बना। पिघली हुई धरती के अंदर डूब गया, ज्वालामुखियों और चट्टानों की दरारों से ऊपर आया, नदियों में जमा हुआ और आखिरकार इंसान के हाथों तक पहुंचा। जब कोई खनिज चट्टान तोड़कर सोना निकालता है, तो वह दरअसल उस पदार्थ को छू रहा होता है जो सूर्य से भी पुराना है। उसका हर टुकड़ा अरबों साल पुराने अंतरिक्षीय प्रक्रियाओं से बना हुआ है। लेकिन धरती की सतह पर जितना सोना हमें मिलता है, वह पूरे भंडार का बहुत छोटा हिस्सा है। असली मात्रा अब भी गहराई में छिपी है, जहां तक इंसान कभी नहीं पहुंच पाएगा। यही कारण है कि सोना आज भी दुर्लभ है और उसकी कीमत बनी हुई है। और इसी सच्चाई के साथ यह समझ आता है कि सोने की कहानी किसी खदान से नहीं, बल्कि तारों की मौत से शुरू हुई थी और अरबों साल की लंबी यात्रा तय करके वह आज हमारी दुनिया का हिस्सा बना है। जबकि अंतरिक्ष में अब भी कहीं दूर नए तारे जन्म ले रहे हैं और कुछ तारे अपने अंतिम विस्फोट की तैयारी कर रहे हैं, जहां शायद फिर से नए सोने के कण बनेंगे, जो किसी आने वाले समय में किसी और ग्रह की मिट्टी में छिपकर अपनी अगली यात्रा का इंतजार करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।